नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं अनीता। ये रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। 18 स्वदेश पर आप देख रहे हैं स्वदेश आर। जी हां, बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। महंगाई के मोर्चे पर मिली बड़ी राहत की, तो बड़ी राहत इस बार मिली है। जी हां, अप्रैल महीने में खुदरा महंगाई दर घटकर 4.70% हो गई है। ये लगातार तीसरा महीना है जब रिटेल महंगाई दर में कमी आई है और ये बड़ी राहत की खबर है। इधर सीपीआई 18 महीने के निचले स्तर पर जा पहुंची है। वहीं आज मार्च महीने के इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के आंकड़े भी आए। आज आए आंकड़ों में मार्च महीने में आईआईपी में 1.1% की कमी दर्ज की गई। आईआईपी 2.2% से घटकर 1.1% हुई है। इन आंकड़ों के मायने को विस्तार से समझा रही हैं वरिष्ठ पत्रकार मैथिली भूसनूरमठ। जी मैथिली। आज शाम को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और सरकार को एक खुशखबरी मिली। ये थी कि महंगाई की दर में थोड़ी सी वीकनेस आई है, थोड़ा सा सुधार हुआ है। अप्रैल के महीने में जो इन्फ्लेशन का नंबर है, जो हम कहते हैं कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन, वो 4.7% आया है। इसके पहले मार्च के महीने में 5.7% था। तो इसके मुताबिक सर्टेनली हम कह सकते हैं कि इन्फ्लेशन में कुछ घटौती हुई है। अगर इसके साथ हम देखेंगे कि खाद्य पदार्थों में जो इन्फ्लेशन हुआ है वो 3.8% है, तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि इन्फ्लेशन में सर्टेनली कुछ गुड न्यूज है। लेकिन हमको ये याद रखना चाहिए कि इसलिए इन्फ्लेशन लो लगता है क्योंकि पिछले साल माने अप्रैल 2022 में इन्फ्लेशन का जो नंबर था वो 7.8% था। तो उसके मुताबिक इस साल जो प्राइसेस के इंक्रीज हुआ है वो कम लगता है, 4.7%। और आगे जाते महीने में हमको ये पता नहीं कि ये ट्रेंड कंटिन्यू करेगा कि नहीं, क्योंकि हमारे सामने दो प्रॉब्लम्स हैं। एक तो ये एल नीनो की जो बात हो रही है उसके ऊपर, उसका मॉनसून के ऊपर असर होता है। मॉनसून अगर बुरा हो तो खाद्य पदार्थों में प्राइसेस बढ़ जाती हैं। हमारे कंजम्पशन बास्केट में खाद्य पदार्थों को लगभग 50% है। तो इस वजह से जब भी मॉनसून खराब हो तो उसमें जरूर इन्फ्लेशन पे असर होता है। साथ के साथ जो ऑयल के प्राइसेस जो हम कहते हैं, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, बाकी देशों खासकर ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज के बेसिस पे डिपेंड होगा, तो उसके ऊपर भी काफी अनसर्टेनिटी है। तो हम नहीं कह सकते कि पूरा इन्फ्लेशन कंट्रोल में है और इसके बारे में रिलैक्स कर सकते हैं। खासकर अगर हम देखेंगे जो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है वो मार्च के महीने में सिर्फ 1.1% बढ़ोतरी हुई है। तो अगर हम देखेंगे इन्फ्लेशन में खुशखबरी है, लेकिन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में बिल्कुल बेचैन है। तो साथ के साथ सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को ये समस्या फेस करना पड़ेगा। शुक्रिया मैथिली इस जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। सीट बेल्ट अलार्म स्टॉपर क्लिप बेचने के लिए सरकार ने 5 ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के खिलाफ आदेश जारी किया है। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने क्या आदेश दिया है, पूरी जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी समीर दीक्षित। जी समीर, बताएं। सड़क सुरक्षा और कार में पैसेंजर सेफ्टी के नजरिए से सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। उपभोक्ता मंत्रालय ने 5 ई-कॉमर्स प्लेयर के खिलाफ ऑर्डर पास किया है क्योंकि उनके प्लेटफॉर्म पर सीट बेल्ट अलार्म जो कवर क्लिप होती है वो अवैध तरीके से बेची जा रही थी। ये जो 5 ई-कॉमर्स प्लेयर है इसमें बड़े नाम शामिल हैं, मसलन अमेजन, फ्लिपकार्ट, शॉपक्लूज, स्नैपडील और मीशो। ये वो 5 ई-कॉमर्स प्लेयर हैं जिनके खिलाफ उपभोक्ता मंत्रालय ने एक्शन लिया है, ऑर्डर पारित किया है कि वो अपने प्लेटफॉर्म से ये जो सीट बेल्ट अलार्म जो क्लिप होती है इसको हटाएं। और अब तक 13,118 इस तरीके के आर्टिकल को उनके प्लेटफॉर्म से हटाने का आदेश जारी किया है और वो हटा भी लिए गए हैं। दरअसल पूरा मामला जो है सेफ्टी का, ये ट्रिगर हुआ था सड़क परिवहन मंत्रालय से। रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ने उपभोक्ता मंत्रालय को एक चिट्ठी लिखी और इस बात को लेकर के अलर्ट किया कि उन जो ई-कॉमर्स प्लेयर हैं उनके प्लेटफॉर्म पे ये सीट बेल्ट अलार्म जो क्लिप है वो बेची जा रही है गलत तरीके से। और इससे होता यह है कि जो सीट बेल्ट लोग कार में लगाते हैं, इस क्लिप से वो जो बीप की आवाज़ होती है, जो अलार्म की आवाज़ होती है, वो नहीं आती है। ये अपने आप में सुरक्षा के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ है और जो सेफ्टी नॉर्म्स हैं उसके साथ ये गलत तरीका है। यही नहीं, ये एक दिक्कत उन लोगों को भी आ सकती है जो लोग इसका इस्तेमाल करते हैं मोटर इंश्योरेंस कवर में। तो इसको लेकर के रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ने उपभोक्ता मंत्रालय को चिट्ठी लिखी, जिसके बाद मंत्रालय एक्शन में आया, जांच की गई और पाया गया कि जो 5 ई-कॉमर्स प्लेयर हैं इनके प्लेटफॉर्म पे ये सीट बेल्ट अलार्म क्लिप जो है वो गलत तरीके से बेची जा रही थी। ऑर्डर पारित किया गया है और ये क्लिप अब उनके प्लेटफॉर्म से हटा दी गई हैं। लेकिन सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि ये अभी तक का एक्शन है, लेकिन आगे के लिए भी नज़र
बरकरार रखी जाएगी और अगर कोई इस तरीके का और क्लिप आगे बिकती है तो दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है। शुक्रिया समीर इस जानकारी के लिए। गो फर्स्ट को कर्ज देने वाले बैंक अपने कर्ज की रकम के बदले में प्रोविजन करेंगे। गो फर्स्ट पर बैंकों का करीब 6,500 करोड़ रुपए का बकाया है और ईटी नाउ स्वदेश को एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है कि अगली 3-4 तिमाहियों तक बैंक प्रोविजनिंग करेंगे। अंकुर मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी अंकुर, बताएं। जी हाँ, गो फर्स्ट लेंडर्स का अगर कुल कर्ज की बात करें तो ये 6,521 करोड़ रुपए आंका गया है अभी तक। हालांकि अभी जो इंसॉल्वेंसी प्रक्रिया चलेगी उसमें फिर से सारे जितने ड्यूज हैं वो मंगवाए जाएंगे और ये फिर से नापा जाएगा कि आखिर कर्ज सिर्फ इतना ही है या इससे भी ज़्यादा बढ़ गया है। लेकिन हमें जो सूत्रों से जानकारी मिली है उसके मुताबिक बैंकों का रुख यही रहेगा कि वो 100% प्रोविजनिंग करना चाहेंगे अपने एक्सपोजर का। मतलब ये जो 6,500 करोड़ रुपए का एक्सपोजर है बैंकों का, इसका 100% प्रोविजनिंग होगी। और इसकी शुरुआत कहां से होगी? सूत्र हमें बता रहे हैं कि 16 मई को बैंक ऑफ बड़ौदा के नतीजे आने वाले हैं और वहां पर इसका अनाउंसमेंट पक्के तौर पर हो सकता है। लेकिन यह हो सकता है कि जो इसका लायबिलिटी है, जो हिट है, वो 4 क्वार्टर तक इसको स्प्रेड कर दिया जाए। मतलब यही है कि अगर 1,300 करोड़ रुपए एक क्वार्टर में ना लेके 4 क्वार्टर में इसको विभाजित करके जो प्रोविजनिंग हिट है वो ली जाए। लेकिन सभी बैंक आगे आप देखेंगे कि एक एक करके प्रोविजनिंग अनाउंस करेंगे। यहां पर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की बात करें, आईडीबीआई बैंक की बात करें तो इन्होंने अपने तिमाही नतीजे पहले ही घोषित कर दिए हैं। तो जब जून तिमाही में ये अकाउंट ऑफिशियली एनपीए हो जाएगा तब बाकी बैंक भी प्रोविजनिंग यहां पर अनाउंस कर सकते हैं। शुक्रिया अंकुर इस जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे और अब बात करते हैं एयर इंडिया पर हुए डीजीसीए के एक्शन की। तो उड़ान के दौरान कॉकपिट में महिला दोस्त को बैठाने के मामले में डीजीसीए ने सख्ती दिखाई है और एयर इंडिया पर 30 लाख रुपए का जुर्माना ठोका है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं सुमित चतुर्वेदी। जी सुमित, क्या कार्रवाई हुई है डीजीसीए की? एविएशन रेगुलेटर डीजीसीए ने एयर इंडिया को फाइन किया है 30 लाख रुपए का इस मामले में, जिसमें एक एयर इंडिया के पायलट ने दुबई से दिल्ली आती फ्लाइट में अपनी एक फ्रेंड को कॉकपिट में बिठाया था और काफ़ी देर तक उसको अलाउ किया था कॉकपिट में बैठने का। इसके लिए एयर इंडिया को 30 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। साथ ही साथ वो पायलट जो है उनको भी सस्पेंड कर दिया गया है, लाइसेंस उनका सस्पेंड किया गया है। और जो फीमेल स्टाफ थी वो ऑन ड्यूटी थी, वो भी कर्मचारी थी, उनको भी कहा गया है कि उनके खिलाफ कुछ कदम उठाए जाएं, उनको एडमिनिस्ट्रेटिव और मैनेजरियल फंक्शंस में ना रखा जाए। सो एयर इंडिया को ये बड़ा झटका है, खासतौर पर अब टाटा की एयरलाइन है, ना कि सरकारी एयरलाइन है। पिछले कुछ महीनों में लगभग 70 लाख रुपए का जुर्माना ऊपर से लग चुका है एयर इंडिया पे। एक बार कुछ ऐसी चीज़ हुई थी कि जिसमें यात्री ने बदतमीजी कर दी थी अपनी बिजनेस क्लास की पैसेंजर के साथ में, वहाँ पर जुर्माना लगा था। तो इस सब के चलते ये एयर इंडिया को फिर से एक झटका लगा है और रेगुलेटर डीजीसीए ने उस पर जुर्माना लगाया है और कहा है कि आगे से इस बात का ध्यान रखा जाए कि ऐसी चीज़ ना हो। इस मामले में जो दुबई से दिल्ली फ्लाइट आ रही थी उसमें क्रू मेंबर ने ही शिकायत की थी कि ऐसा हुआ था। तो उस वक्त डीजीसीए ने नोटिस जारी किया था एयर इंडिया को और अब इसका कुछ रिजल्ट सामने आया है कि 30 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है एयर इंडिया पे। शुक्रिया सुमित। आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे अडानी हिंडनबर्ग मामले की सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई की। तो एक्सपर्ट पैनल ने सुप्रीम कोर्ट को आज अपनी रिपोर्ट सौंपी। सेबी की ओर से पेश हुए वकील ने जांच के लिए 6 महीने का वक्त मांगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस की बेंच ने कहा कि वो इस मामले में 3 महीने से ज्यादा का वक्त नहीं दे सकते। मामले की अगली सुनवाई सोमवार को होगी। इस मामले पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रकाश प्रियदर्शी। जी प्रकाश, जानना चाहेंगे आज की जो कार्रवाई हुई है उसके बारे में, क्या कोर्ट ने किया है, साथ ही सोमवार की कार्रवाई में क्या जो रिपोर्ट सौंपी है पूरे पैनल ने कोर्ट को, उस पर भी कुछ तस्वीर साफ हो सकती है, वो सामने आ सकती है? देखिए, 2 मामले थे, हमको ये समझना चाहिए। पहला मामला जो ये था कि सेबी ने अपनी जांच पूरी करने के लिए, जो कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ये जांच हो रही है, सेबी ने 6 महीने का अतिरिक्त वक्त मांगा। सुप्रीम कोर्ट ने 2 महीने का वक्त दिया था और पहले आदेश के हिसाब से सेबी को 2 मई तक अपनी रिपोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट को सौंप देनी थी। लेकिन सेबी इस समय सीमा में ये रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को नहीं सौंप सकी और सेबी के वकील ने 6 महीने का वक्त मांगा और ये कहा कि जिस तरीके के जांच की ज़रूरत है, क्योंकि
12 ऐसे संदेहास्पद मामले मिले हैं जहां पर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है। और जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं जो सामने आ रही हैं उसको ध्यान में रखते हुए जांच एजेंसी को करीब करीब 6 महीने का और वक्त चाहिए इसको पूरी तरीके से जो मामले हैं उसको सामने लाने के लिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मसले पर कहा कि 2 महीने का वक्त आपको पहले ही दिया जा चुका है और फिर से 6 महीने का वक्त आप मांग रहे हैं, ये सही नहीं होगा। हम आपको 3 महीने का वक्त और दे देते हैं, आप 15 अगस्त के आसपास जांच की जो प्रक्रिया है वो पूरी कर लीजिए। लेकिन फिर सेबी के वकील ने कहा कि नहीं, जो स्थितियां हैं उसको देखते हुए जांच में जिस तरह के आंकड़ों की ज़रूरत है, जिस तरह के एनालिसिस की ज़रूरत है, उसके लिए हमें कम से कम 6 महीने का वक्त चाहिए। सुप्रीम कोर्ट अभी तक इस मामले पर सहमत नहीं हुआ और कहा कि नहीं, हम 3 महीने का वक्त आपको ज़्यादा से ज़्यादा दे सकते हैं। हालांकि इस पर आम सहमति नहीं बन पाई, लिहाजा इस मामले की अगली सुनवाई 15 मई को होगी, यानी कि सोमवार को इस मामले की सुनवाई होगी। कब होगी, मतलब किस वक्त होगी, अभी तक ये लिस्टेड नहीं है, लेकिन 15 मई को इस मामले की सुनवाई होगी। जो दूसरा अहम मसला था जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस कमेटी का गठन किया था, 6 सदस्यीय कमेटी थी, उसने अपनी रिपोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट को सौंप दी है। सील्ड कवर में रिपोर्ट है, लेकिन जब याचिकाकर्ता ने कहा कि इस रिपोर्ट को सार्वजनिक कर दिया जाए कि आखिर क्या क्या फाइंडिंग्स मिले हैं, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये सही नहीं होगा क्योंकि ये काफ़ी संवेदनशील मसला है। इससे इन्वेस्टर्स के जो हित हैं वो प्रभावित हो सकते हैं, लिस्टेड कंपनियां हैं, स्टॉक मार्केट पर इसका असर पड़ सकता है, लिहाजा हम इसको सार्वजनिक नहीं करेंगे। पहले हम इस रिपोर्ट को अपने लेवल पर पढ़ेंगे, इसकी जांच पड़ताल करेंगे और फिर उसके बाद इसको सार्वजनिक किया जाएगा। और हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है इसी हफ्ते के अंत तक रिपोर्ट में क्या क्या फाइंडिंग्स है उसकी जानकारी दे दे। तो 2 अहम मसले थे जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की, अपने ऑब्जर्वेशन दिए। हालांकि फैसला नहीं हुआ, अतिरिक्त समय देने की जहां तक बात है सेबी को, और ये मामला फिर से सोमवार को लिस्टेड है। बिल्कुल, और सोमवार को ही साफ हो पाएगा कि सेबी को कितना समय मिलता है, 3 महीने का या 6 महीने का। शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे और बात बाजार की। हफ्ते के आखिरी दिन बाजार में निचले स्तर से अच्छी रिकवरी दिखी। निफ्टी 18,300 के पार बंद हुआ। सेंसेक्स 123 अंक चढ़कर 62,000 के ऊपर बंद हुआ। निफ्टी बैंक में भी 318 अंकों की तेजी दिखी और वो 43,793 पर बंद हुआ। हालांकि निफ्टी मिड कैप और स्मॉल कैप पिछले कुछ दिनों से जारी तेजी को आज बरकरार नहीं रख सके। और टाटा मोटर्स के नतीजे आ गए हैं। कैसे रहे नतीजे बताने के लिए सृष्टि जुड़ गई हैं। जी सृष्टि, बताएं। दमदार नतीजे आए हैं टाटा मोटर्स की तरफ से, जहां पे उम्मीद से बेहतर कंपनी का मुनाफा आते हुए दिखा है। हालांकि आय, एबिटा और मार्जिन कंसोलिडेटेड टर्म्स में अगर हम देखें तो उम्मीद के मुताबिक ही रहा है। हम उम्मीद कर रहे थे कि कंपनी का मुनाफा 4,300 करोड़ रहेगा, पर अब वो बढ़कर 5,400 करोड़ पे कंपनी ने अपना मुनाफा दर्ज किया है। वहीं JLR EBIT मार्जिन देखें तो वो क्वार्टर दर क्वार्टर सुधरते तो जरूर नजर आए हैं, बट 6% की उम्मीद के मुकाबले 6.5% वो नंबर आते हुए दिखा है। तो एक आउट परफॉर्मेंस JLR के फ्रंट पे। आगे की अगर गाइडेंस की बात करें और आउटलुक की बात करें तो वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, जहां पे डबल डिजिट मार्जिन इनके स्टैंड अलोन बिजनेस ने घोषित किया है, जो कि कंपनी के गाइडेंस के मुताबिक है। साथ ही साथ कंपनी इस बार फिर से कर्ज कम करती हुई नजर आई है। वहीं JLR डिवीजन के लिए उनका टारगेट है कि इस वित्तीय वर्ष के एंड तक उनका JLR डिवीजन का नेट डेट जो होना चाहिए वो 10,000 करोड़ के आसपास होना चाहिए, जो कि फिलहाल 30,000 करोड़ के आसपास है। वहीं अगर इंडिया बिजनेस की बात करें तो 15 साल के निचले स्तर पे इनका नेट ऑटो डेट जा चुका है, जो कि इस साल ही कंपनी नेट डेट ऑटो फ्री होने का टारगेट कर रही है। आगे की आउटलुक को लेकर कंपनी काफ़ी पॉजिटिव है, खास तौर से जिस तरीके की ऑर्डर बुक JLR की देखने को मिल रही है। और डिविडेंड पे कंपनी ने 2 रुपए के डिविडेंड का ऐलान किया है, जो कि टाटा मोटर्स DVR के डिविडेंड की बात करें तो 2.1 रुपीज़ पर शेयर वो नंबर आते हुए दिखा है। तो मजबूत नतीजे टाटा मोटर्स की तरफ से और मैनेजमेंट कमेंट्री भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखने को मिली। बिल्कुल, तो टाटा मोटर्स के नतीजे तो मजबूत आए हैं, लेकिन सृष्टि, सिप्ला के नतीजे कैसे रहे हैं ये जानना चाहेंगे आपसे। सिप्ला के नतीजों की बात करें तो ठीक ठाक नतीजे आते हुए दिखे हैं, क्योंकि अगर इनकी आय देखें तो वो उम्मीद के मुताबिक रही है। हालांकि EBITDA और मार्जिन का नंबर जो है उम्मीद से थोड़ा सा कम ज़रूर रहा है और प्रॉफिट फिगर ने निराश किया है। प्रॉफिट फिगर में कंपनी का जो मुनाफा है वो 526 करोड़ पे आते हुए दिखा है, जो कि उम्मीद 700 करोड़ से ज़्यादा की थी। पर इस बार एक एक्सेप्शनल आइटम है जिसके चलते 182 करोड़ का कंपनी ने एक्सेप्शनल लॉस दर्ज किया है। इसको अगर हम फैक्टर इन करें तो कंपनी का एडजस्टेड
बेसिक प्रॉफिट 708 करोड़ रहेगा, जो कि पिछले साल सेम क्वार्टर में करीब 360 करोड़ के आसपास था। इसके अलावा कंपनी की आय साल दर साल 9% बढ़ती हुई नजर आई है। कंपनी के मार्जिन्स करीब 20.5% दिखे हैं, जो कि स्ट्रीट उम्मीद कर रही थी 21.5 की। तो नतीजे उम्मीद से कमजोर ही आते हुए दिखे हैं। आय उम्मीद के मुताबिक थी, पर इंटरनल्स जो है मजबूत लग रहे हैं। इंडिया बिजनेस में कंपनी ने एक्स कोविड बेसिस पे 13% की ग्रोथ दर्ज की है, जो कि अच्छी मानी जाती है। नॉर्थ अमेरिका बिजनेस में कंपनी ने साल दर साल 27% की ग्रोथ दर्ज की है, जो कि स्ट्रीट एक्सपेक्टेशन के मुकाबले बेहतर आंकड़ा रहा है, करीब $2004 मिलियन का। और आखिरी में इनकी नॉर्थ अमेरिका सेल साल दर साल लगभग सपाट देखने को मिली है। तो इंटरनल्स जो हैं सिप्ला के अच्छे माने जाएंगे, बट फ्रंट लाइन नंबर्स थोड़े से डिसअपॉइंटिंग ज़रूर है। शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए सृष्टि। आगे बढ़ेंगे और कैसे रहने वाले हैं एवेन्यू सुपरमार्ट्स के नतीजे, अनुमान के साथ जुड़ गई हैं विनी बताएं। तो डीमार्ट के नंबर से ये टाइम जो एक्सपेक्टेशन है, रेवेन्यू ग्रोथ अराउंड 10,337 करोड़ की एक्सपेक्टेड है, तो 20% ग्रोथ एक्सपेक्टेड है रेवेन्यू में। बॉटम लाइन जो है प्रॉफिट्स में, वहाँ पे हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हेल्दी ग्रोथ भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वहाँ पे 17% की हेल्दी ग्रोथ वहाँ पे भी एक्सपेक्टेड है, और प्रॉफिट्स एक्सपेक्टेड है 545 करोड़ पे। मार्जिन्स में ये टाइम 60 बेसिस पॉइंट की कंट्रैक्शन एक्सपेक्टेड है एक्चुअली थोड़ी। तो ये कंट्रैक्शन ऑलमोस्ट फ्लैटिश एक्सपेक्टेड है मार्जिन्स, पर ये मार्जिन्स फ्लैटिश क्यों रह रहे हैं? क्योंकि देखें तो जो मार्जिन्स में फ्लैट है, क्योंकि जनरल मर्चेंडाइज जो सेल्स है और अपैरल कैटेगरी है, वहाँ पे थोड़ी इंक्रीज एक्सपेक्टेड है, तो वो शेयर इंक्रीज हो रहा है और उस वजह से मार्जिन्स थोड़े फ्लैटिश रहेंगे। 8% के आसपास लगभग मार्जिन्स भी रहेंगे। जनरल मर्चेंडाइज और अपैरल की जो रिकवरी है, यस प्री कोविड से अभी भी थोड़ी कम रहेगी, पर वहाँ पे रिकवरी एक्सपेक्टेड है। कंपनी ने Q4 अपडेट में ये भी बताया था कि कंपनी ने 18 स्टोर्स ऐड किए हैं, टोटल स्टोर काउंट हो गया 324, और इस वजह से वो रेवेन्यू ग्रोथ मेनली इस वजह से ही लीड हो रहा है कि जो 20% रेवेन्यू ग्रोथ है मेनली स्टोर एडिशन की वजह से ग्रोथ हो रहा है। कमेंट्री में वॉच आउट करेंगे डिमांड ट्रेंड्स कैसे है, क्या प्राइस हाइक्स की और ज़रूरत है कंपनी को, ये अगर कुछ कमेंट्री आ गई वहाँ पे स्टोर एडिशन प्लान्स क्या है कंपनी के, और लास्टली डीमार्ट रेडी की क्या कमेंट्री आ रही है, वहाँ पे क्या ग्रोथ हो रही है, फास्टर ग्रोथ हो रही है, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है वॉच आउट करने के लिए। शुक्रिया विनी इस जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। ग्लोबल एविएशन वॉचडॉग एविएशन वर्किंग ग्रुप ने भारत को निगरानी सूची में डाल दिया है। क्या है मुद्दा, बता रहे हैं हमारे सहयोगी समीर दीक्षित। जी समीर बताएं। ग्लोबल एविएशन लीजिंग वॉचडॉग ने भारत को नकारात्मक दृष्टिकोण के साथ निगरानी सूची में डाला है, और ये पूरा हुआ गो फर्स्ट को हाल में जो बैंक्रप्सी प्रोटेक्शन NCLT से मिली है उसके बाद में, क्योंकि इस बात का कहा गया है कि जो अंतर्राष्ट्रीय विमान अधिग्रहण मानदंड है, जो पैमाने हैं, उनका सही तरीके से पालन नहीं किया गया, जिसके चलते जो आउटलुक है वो फिलहाल नेगेटिव रखा है इंडिया को लेकर के, और फिलहाल इंडिया को वॉच लिस्ट में रखा गया है। जो यूके की एंटिटी है एविएशन वर्किंग ग्रुप, जो कि दुनिया भर के जो बड़े एयरप्लेन मैन्युफैक्चरर हैं या जो कंपनियां जो हवाई जहाज किराए पे देती हैं, उनको मिलाकर के जो संस्था है AWG ने, वो भारत को निगरानी की सूची में डालते हुए इस बात का जिक्र किया है कि भारत में जो अधिग्रहण के जो मानदंड है उनका सही तरीके से पालन नहीं हुआ है, और फिलहाल ये पूरे सेक्टर के लिए एक नकारात्मक खबर है एविएशन सेक्टर के लिए। दरअसल गो फर्स्ट को NCLT से बैंक्रप्सी प्रोटेक्शन मिली थी, और उसमें गो फर्स्ट ने सबसे बड़ी दलील ये दी थी कि प्रैट एंड विटनी वो फेल कर गई इंजन सप्लाई करने के लिए, और जिसके चलते गो फर्स्ट के फ्लाइट ऑपरेशन जबरदस्त तरीके से प्रभावित रहे, इतना कि एयरलाइन जमीन पर आ गई, फ्लाइट ऑपरेशंस पूरी तरीके से ठप पड़ गए, और इसके बाद में पूरा मामला NCLT में चला गया। वहां पर बैंक्रप्सी प्रोटेक्शन गो फर्स्ट को मिलती है, लेकिन इससे जो लेसर्स हैं, जो एयरक्राफ्ट किराए पे देते हैं, उनका भरोसा बुरी तरीके से हिल गया। यही वजह है कि जो नकारात्मक दृष्टिकोण भारत को लेकर के अपनाया गया, उसमें इस बात का भी जिक्र किया है AWG एविएशन वर्किंग ग्रुप ने कि ये स्थिति अगर बरकरार रहती है तो भविष्य में आने वाले वक्त में जो भी कंपनियां भारत को एयरलाइंस को हवाई जहाज किराए पे देना चाहती हैं, वो अपना कॉस्ट एस्केलेशन कर सकती हैं, ज़्यादा कीमत वसूलेंगी। यही नहीं, जो अमूमन डिस्काउंट भी दिया जाता है वो डिसकंटिन्यू किया जा सकता है। तो सेक्टर के लिए एक नेगेटिव ज़रूर है, लेकिन फिलहाल गो फर्स्ट वो लगातार इस बात की दलील दे रही है कि उसके ज़मीन पर आने की वजह प्रैट एंड विटनी है, जिसके अपने वादे वो पूरे नहीं कर पाई, इंजन मुहैया नहीं कर पाई, जिसके चलते ये स्थिति बन गई है।
शुक्रिया समीर इस जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कर्नाटक की, जहां सवाल ये है कि आखिर कौन बनेगा कर्नाटक का किंग। जी हाँ, विधानसभा चुनाव के नतीजों को अगर देखें तो कल ये नतीजे आने वाले हैं। ऐसे में वोटिंग से पहले बीजेपी और कांग्रेस दोनों अपनी रणनीति बनाने में जुट गए हैं। नेताओं के आपसी मुलाकात का सिलसिला भी जारी है। एक तरफ डीके शिव कुमार ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की, वहीं कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई ने पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा के आवास पर बीजेपी नेताओं के साथ अहम बैठक की। दरअसल एग्जिट पोल के अलग अलग ट्रेंड और हंस असेंबली की अटकलों के बीच जेडीएस के कुमारस्वामी के बयान से सियासी पारा चढ़ गया है। जेडीएस नेता कुमारस्वामी ने गठबंधन के लिए खुद को राज्य का सीएम बनाने और अपनी पार्टी के नेताओं को मंत्री पद देने की डिमांड रख दी है। हालांकि कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिव कुमार ने आसानी से बहुमत हासिल करने की बात कही है। वहीं बोम्मई ने कहा है कि त्रिशंकु विधानसभा के चांस नहीं हैं। I am a practical, grounded man. We know exit poll. They have their own theory. I don't tell there is wrong. Many of them succeeded, many of them have failed. But we don't go by that samples. We don't go by. Practically, I am a practical man. I have also made 3-4 times of surveys. All surveys are coming in differently. But my sample size is too high. In that, we will have a comfortable majority. ये आपके पास ताकत है तो हर आदमी आपको अप्रोच करता है, लेकिन हम जो भी फैसला करेंगे हमारी पार्टियों की उसूल के बुनियाद पर, हमारा जो है डेमोक्रेसी, सेक्युलरिज्म और हम जो कार्यक्रम दिए हैं गरीबों के लिए, वो काम के आधार पर हमारी यही है कि दोबारा चलो इलेक्शन, दोबारा देखेंगे। All your prediction which is showing that Congress party is going to win with a thumping majority on its own. I also want to thank all the 6.5 crore brothers and sisters of Karnataka, my fellow Kannadigas, for the way that they have inspired confidence in the Congress party, supported a positive agenda of the 5 guarantees of the Congress parties, and have ensured that the festival of democracy was participated in by people of Karnataka. और अब बात सीबीएसई बोर्ड के नतीजे की। सीबीएसई बोर्ड ने आज 10वीं और 12वीं के रिजल्ट जारी कर दिए। इस बार भी छात्राओं ने छात्रों के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन किया। सबसे पहले 10वीं के नतीजों की बात करते हैं, जिसमें 93.12% स्टूडेंट्स पास हुए। इसमें 94% लड़कियां और 92.72% लड़के कामयाब हुए। 5 फरवरी से 21 मार्च के बीच हुई परीक्षा में करीब 21 लाख स्टूडेंट्स शामिल हुए थे। सबसे शानदार प्रदर्शन त्रिवेंद्रम रीजन का रहा है। बेंगलुरु दूसरे नंबर पर और चेन्नई तीसरे नंबर पर रहा है। वहीं 12वीं के नतीजों का जिक्र करें तो इस साल 87.33% स्टूडेंट्स पास हुए हैं। इनमें से 90.68% लड़कियां और 84.67% लड़के हैं। 12वीं में भी त्रिवेंद्रम रीजन टॉप पर रहा। बेंगलुरु दूसरे, चेन्नई तीसरे, दिल्ली वेस्ट चौथे पोजीशन पर रहा। बहुत अच्छा लग रहा है। Yes, I got 88.2%. In physical education 99 I got. सर बहुत अच्छा लग रहा है। कितने परसेंट आया? 93। सबसे बेहतर किसमें आया? अकाउंट्स एंड बीएसटी। खुशी के रिजल्ट आ गया? यहाँ हाँ। और आई गॉट कैसी आपने तैयारी की थी? तैयारी तो सर सही थी, अच्छी थी, बट आई गॉट फिजिकल एजुकेशन 96। आगे बढ़ेंगे और अब बात इमरान खान को मिली राहत की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान अल-कादिर ट्रस्ट मामले में उन्हें जमानत दे दी है। अल-कादिर ट्रस्ट केस में हाई कोर्ट ने उन्हें 2 हफ्ते के लिए जमानत दी है। कोर्ट में सुनवाई के दौरान इमरान खान की पार्टी पीटीआई के समर्थकों ने खूब हंगामा किया। 3 जजेस की बेंच ने इमरान की जमानत पर फैसला सुनाया। इससे पहले कल पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान की गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार दिया था। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ईडी नाउ स्वदेश पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल दीजिए इजाजत। नमस्कार।